नाजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पिछली वीडियो बनाई थी, उसका जो सेकंड पार्ट हमें वो बोले थे कि बनाने के लिए हम बात करते हैं हमारा बेस्ड ऑन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के आधार पर हम रिफ्रैक्टिव को दो भागों में बांटते हैं, एक होती है हमारी डेंस, दूसरी होती है आपके पोरस। इसको हम इंसुलेटिंग रिफ्रैक्टिव भी बोलते हैं, पोरस रिफ्रैक्टिव को क्या बोलते हैं? इंसुलेटिंग रिफ्रैक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेंस रिफ्रैक्ट्री क्या होगा, नाम से ही पता चलता है। ऐसी रिफ्रैक्ट्री जो जिसकी डेंसिटी हाई होगी, उसको एक अच्छे प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, हाइड्रोलिक प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है, जिससे इसमें इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी होगी, डेंसिटी आपकी हाई होगी। अगर जो डेंसिटी हाई होगी तो पोरोसिटी आपकी लो हो जाएगी, पोरोसिटी लो हो जाएगी। दूसरा क्या है, इसमें स्ट्रेंथ हाई होगा, स्ट्रेंथ हाई होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ हाई होगा, ये किसकी तुलना में इसकी डेंसिटी लो होगी। ठीक है, इसकी पोरोसिटी हाई होगी इसकी तुलना में, और इसका स्ट्रेंथ लो होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा, लो होगा। अब अपना सबका सबका अपना अपना एक रोल्स है। डेंस रिफ्रैक्टिव की भी हमें जरूरत होती है भट्ठी में, और पोरस रिफ्रैक्टिव की भी जरूरत होती है। डेंस रिफ्रैक्टिव हमेशा, मान लिया जाइए हमारा एक भट्ठी है, ठीक है, ये क्या है, एक भट्ठी है, यहाँ पे हमारी रिफ्रैक्टिव लगाई जाती है, ये हमारी रिफ्रैक्टिव लगाई जाती है। यहाँ पे हमारा मटेरियल होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे मटेरियल मेल्ट होता है। इसको, ये जो दो, इसमें दो दीवारें होती हैं, ठीक है, एक रिफ्रैक्ट्री ये आपकी हो गई, ठीक है, एक आपकी ये रिफ्रैक्टिव होगी, सॉरी दूसरे कलर में दिखा देते हैं, एक आपकी ये रिफ्रैक्टिव होगी। जो अंदर की तरफ रिफ्रैक्टिव होगी वो हमारी होगी डेंस, जो बाहर की तरफ होगी वो हमारी होगी पोरस रिफ्रैक्टिव। ठीक है, अब डेंस रिफ्रैक्टिव क्यों लगाते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, लिक्विड, यहाँ पे मटेरियल होगा, वो हमेशा इस रिफ्रैक्टिव के संपर्क में होगा। अधिकतर मटेरियल, जैसे ग्लास इंडस्ट्री की बात करें या स्टील इंडस्ट्री की बात करें, तो यहाँ पे लिक्विड मटेरियल होता है। अब लिक्विड मटेरियल यहाँ होने के कारण यहाँ पर ऐसी रिफ्रैक्टिव को लगाएंगे जो जिसकी डेंसिटी हाई हो। रीजन क्या है, अब ये हमारा लिक्विड हो, यहाँ पे पोरस रिफ्रैक्टिव लगा देंगे तो पोरोसिटी, छोटे छोटे छिद्र होने के कारण उसके अंदर हमारी क्या है, लिक्विड मटेरियल पेनिट्रेट करेगा, अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद क्या है, उसको कोरोड करेगा, उसका संक्षारण करेगा, और कुछ समय के बाद हमारी रिफ्रैक्ट्री समाप्त हो जाएगी। इसलिए कि अंदर की तरफ हमें डेंस रिफ्रैक्ट्री की आवश्यकता होती है। बाहर की तरफ हम पोरस रिफ्रैक्ट्री लगवाते हैं। पोरस रिफ्रैक्ट्री को ऐसे बैकअप रिफ्रैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी, बैकअप क्या आती है, बैकअप रिफ्रैक्ट्री। इसका और एक नाम है इंसुलेटिंग रिफ्रैक्ट्री। क्या होता है, इंसुलेटिंग रिफ्रैक्ट्री। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, हीट लॉस को रोकना, मेन इसका काम होता है पोरस रिफ्रैक्ट्री की, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हाई नहीं होता है। इसका एक काम है कि जो हमारी हीट लॉस हो रहा है उसको रोकना। हीट लॉस अब कैसे होता है, यहाँ का टेम्परेचर हमारा क्या है, यहाँ का टेम्परेचर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, ग्लास इंडस्ट्री की बात करें या स्टील इंडस्ट्री की बात करें, तो हाई टेम्परेचर होने के कारण क्या है, और ये भट्टी के अंदर का भाग में हाई टेम्परेचर है, यहाँ क्या है, हाई टेम्परेचर है, और उसके बाहरी वातावरण क्या है, लो टेम्परेचर कंपेयर टू उसकी। तो हीट का क्या होता है, रोल्स क्या, हमेशा वो गर्म से ठंडे की ओर आने की कोशिश करता है। जब गर्म से ठंडे की ओर आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे क्या होता है, उसका रेडिएशन होता है, हीट लॉस होता है। उस हीट लॉस को रोकने के लिए हम बाहर की साइड में, जो बाहर की दीवारें हैं, वहां पर क्या करते हैं, पोरस रिफ्रैक्ट्री लगाते हैं। पोरस रिफ्रैक्ट्री हीट लॉस को कैसे रोकता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मान लीजिए हमारी रिफ्रैक्ट्री है, इसमें छोटे छोटे छिद्र है, ये छोटे हल्के हल्के छोटे छोटे छिद्र है। इन छिद्र में, ये जो पोरोसिटी है, छिद्र है, इसमें क्या होता है, एयर होता है, क्या होता है, एयर होता है। और एयर की थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है, थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है बहुत ही लो होती है, बहुत ही लो होती है। जो उस एयर, उसमें एयर होने के कारण वो हीट हीट को बाहर की तरफ नहीं जाने देता है, इसलिए वो इस प्रकार वो हीट लॉस को वो बचा लेता है, हीट लॉस होने से उसको बचा लेता है। तो हम समझ गए
कि ये जो हमारी डेंस रिफ्रैक्टिव क्या होते हैं, डेंस रिफ्रैक्टिव अंदर की तरफ लगते हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। जो हमारी डेंस रिफ्रैक्टिव होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। जो हमारी पोरस रिफ्रैक्टिव होती है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल टीसी जो होती है वो लो होती है। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी हाई होने के कारण क्या है कि पूरे भट्ठी में एक समान टेम्परेचर को वितरित कर देता है, विस्तारित कर देता है, फैला देता है। यदि उसको डेंस ना हो तो क्या करेगा, यहाँ पर टेम्परेचर अलग होगा और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंसेस होगा, जिससे वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के कारण हमारा मटेरियल अच्छे से मेल्ट नहीं होगा। तो आप लोगों को आई होप दैट आप लोगों को सब समझ में आया होगा डेंस रिफ्रैक्टिव क्या होता है और पोरस रिफ्रैक्टिव क्या होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव है बेस्ड ऑन ऑक्साइड कंटेंट। ऑक्साइड कंटेंट के आधार पर रिफ्रैक्टिव को तीन भागों में बांटा गया है। हमारा सिंगल ऑक्साइड रिफ्रैक्टिव। सिंगल ऑक्साइड रिफ्रैक्टिव क्या होते हैं, जिसमें ऐसे मटेरियल होते हैं जो सिंगल ऑक्साइड फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। इसका एग्जांपल हम फर्स्ट क्या करते हैं देखते हैं। जैसे एल्मुना रिफ्रैक्टिव हमारी क्या है, सिंगल ऑक्साइड रिफ्रैक्टिव होती है। एल्मुना रिफ्रैक्टिव हमारी सिंगल ऑक्साइड रिफ्रैक्टिव होती है। दूसरा क्या होता है, यानी कि हमारा मैग्नीशियम, जो हमारी मैग्नीशिया रिफ्रैक्टिव है वो क्या होती है, हमारी सिंगल ऑक्साइड रिफ्रैक्टिव होती है। तीसरा आपका है जिरकोनियम, जो जिरकोनिया रिफ्रैक्टिव है। मीन्स क्या है, इसमें एक ही ऑक्साइड फॉर्म यूज किया जाता है। ऑक्साइड जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है वो सिंगल ऑक्साइड रूप में होता है। हमारा मिक्स ऑक्साइड के रूप में हम बात करते हैं कौन सा यूज होता है, हमारा जो स्पिनल रिफ्रैक्टिव होता है, स्पिनल रिफ्रैक्टिव होता है। ये हमारे किस किस में आता है, मिक्स ऑक्साइड कंटेंट में आता है। इसका जैसे कि एक एग्जांपल हम बताते हैं, मैग्नीशियम एल्मुनेट। ठीक है, मैग्नीशियम एल्मुनेट। ठीक है, मैग्नीशियम, सॉरी, मैग्नीशियम एल्मुनेट रिफ्रैक्टिव हमारी क्या है, तुम्हारी ये स्पिनल रिफ्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें मैग्नीशिया भी है और एल्मुना भी है। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप बहुत सुनते होंगे, मुलाइट रिफ्रैक्टिव। मुलाइट रिफ्रैक्टिव, इसमें क्या है, एल्मुना और सिलिका का कॉम्बिनेशन है। तो दो ऑक्साइड हो गया, एल्युमिना प्लस सिलिका। अब नॉन ऑक्साइड में, जिसमें कोई ऑक्साइड मटेरियल यूज ही नहीं किया जाता है, वो कौन कौन से होते हैं, हमारे बोराइड होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, ये कार्बाइड। तीसरा आपका होता है सिलिसाइड या नाइट्राइड, सिलिसाइड। चौथा आपका नाइट्राइड। ठीक है, ये नॉन ऑक्साइड मटेरियल है। तो ये आपके बेस्ड ऑन ऑक्साइड कंटेंट के आधार पर ये सारे रिफ्रैक्टिव को डिवाइड किया गया है। सिंगल ऑक्साइड की रिफ्रैक्टिव, मिक्स ऑक्साइड की रिफ्रैक्टिव, ठीक है, नॉन ऑक्साइड की रिफ्रैक्टिव। इस आधार पे हम इसको रिफ्रैक्टिव को भी डिवाइड किया गया है। दूसरा हमारा है, दूसरा है बेस्ड ऑन रिफ्रैक्टिवनेस, यानी टेम्परेचर के आधार पर उसके रिफ्रैक्टिवनेस के आधार पर, फ्यूजन पॉइंट के आधार पर उसको चार भागों में डिवाइड किया गया है। लो हीट ड्यूटी, मीडियम, हाई, सुपर ड्यूटी। तो इस आधार पे हम बात करते हैं कि जो हमारा लो ड्यूटी है उसमें कौन सा आता है, मीडियम हाई ड्यूटी में कौन सा आता है। ठीक है, तो लो हीट ड्यूटी मतलब क्या है, वैसी रिफ्रैक्टिव जो लो टेम्परेचर को सहन कर सकती है। इसमें एक आपका पॉइंट आएगा रिफ्रैक्टिवनेस। तो इसको हम किस रिफ्रैक्टिवनेस, रिफ्रैक्टिव का रिफ्रैक्टिवनेस हम क्या कहते हैं, किससे चेक करते हैं, कोन के। ठीक है, क्या होते हैं, पॉलीमेट्रिक कोन इक्विवेलेंट, पीसीई कोन, पीसीई के द्वारा हम चेक किया जाता है। जो हमारा ये एक कोन टाइप से होता है, जब इसको हाई टेम्परेचर देते हैं तो सॉफ्ट होके ये इसको टच कर देता है, फिर हम पता लगा जाता है, लग जाता है कि इसका टेम्परेचर कितना होता है। इसको हम डिटेल में जब रिफ्रैक्टिव के प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्रैक्टिव को पढ़ाएंगे तब इसको बताएंगे डिटेल में। तो इसका एक नंबरिंग होता है, इतने नंबर का कौन है, इतने इस टेम्परेचर का होगा, मान लिया 800 का होगा तो इस नंबर का होगा रिफ्रैक्टिव, 1000 का होगा तो इस नंबर का रिफ्रैक्टिव होगा। तो इस आधार पर इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, एक टेबल बनाया जाता है। ठीक है, लो हीट ड्यूटी का जो रिफ्रैक्टिवनेस होता है, एक हम कर देते हैं इसका कोण, यानी कोण के आधार पर। दूसरा है पीसी, जिसको हम पीसी वैल्यू भी बोलते हैं, पीसी वैल्यू के आधार पर। ठीक है, तीसरा है आपका टेम्परेचर, जो दूसरा टेबल होगा आपका टेम्परेचर के आधार पर। और चौथा है आपका एग्जाम्पल। ठीक है,
एग्जाम्पल के आधार पर कौन कौन से किस में कौन सा आएगा। तो जो लो हीट ड्यूटी है इसका टेम्परेचर पहले हम देखते हैं इसकी कोण की वैल्यू क्या होती है। तो इसकी कोण की वैल्यू होती है 19 से 28 कोण। जो हमने बताया ना ये इतना ये 1000 टेम्परेचर सहेगा तो उसका ये कोण नंबर इतना होगा। उसी आधार पर 19 से 28 जो इसकी लो हीट ड्यूटी होती है उसका पीसीयू वैल्यू होता है। क्या होता है? पीसीयू वैल्यू। इसको हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे बाद में, जब प्रॉपर्टीज और रिफ्रैक्टिव पढ़ाएंगे तो क्या होते हैं, नंबरिंग क्या होता है, कौन कौन के द्वारा कैसे रिफ्रैक्टिव को चेक किया जाता है। ठीक है, इसका जो होता है आपका 28 से 30, मीडियम का कितना होगा आपका 28 से 30 डिग्री होगा। हाई ड्यूटी रिफ्रैक्टिव का होगा उसका क्या होगा आपका 30 से 33 होगा। कितना होगा? 30 से 33 कोण होगा। और सुपर हीट ड्यूटी जो होगा वो 33 से ऊपर कोण के होगा। अब टेम्परेचर क्या अभी आपको समझ में आएगा जैसे हम टेम्परेचर बताएंगे। जो लो हीट ड्यूटी का टेम्परेचर है सहन करने की क्षमता कितना है 1520 से आपका हो जाएगा 1630 के बीच। 1630 डिग्री सेंटीग्रेड आपको समझ में आया। ये कोण वैल्यू जो है ये लगभग 1520 से 1630 के बीच का है। दूसरा, मीडियम हीट ड्यूटी कितना टेम्परेचर को सहन कर सकता है, कितने उसकी रिफ्रैक्टिवनेस है, कितने टेम्परेचर तक वो वर्क कर सकता है। तो ये आपका मीडियम में क्या हो जाएगा आपका ये जो 28 से 30 है इसका टेम्परेचर हो जाएगा आपका 1630 से 1630 से आपका हो जाएगा 1670। कितना हो जाएगा? 1670 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका मीडियम का हो जाएगा। अगर जो हाई ड्यूटी रिफैक्ट्री की बात करें तो ये टेम्परेचर होगा 1670 से आपका हो जाएगा 1670 से 1730 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1730 डिग्री। ठीक है। अब चौथा है जो उसकी कोर वैल्यू जिसका सुपर हीट ड्यूटी है जो हाई टेम्परेचर को वो सहन कर सके, तो उसका जो होगा टेम्परेचर होगा वो 1730 डिग्री के ऊपर का होगा। कितना होगा? 1730 डिग्री के ऊपर जो भी टेम्परेचर जो भी रिफैक्ट्री सहन करेगी वो किस में आएगी? सुपर हीट ड्यूटी रिफैक्ट्री में आएगी। हाई हीट ड्यूटी के जो वर्किंग टेम्परेचर क्या होगा जहां तक वो सहन कर सकती है 1670 से 1730 तक होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम आते हैं लो हीट ड्यूटी कौन है जो 1520 से 1630 के बीच में आती है, उसका एग्जांपल क्या है। तो हम सिंपल देखते हैं, सिलिका ब्रिक इसमें आता है। कौन सा आएगा? सिलिका ब्रिक आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं जो 1630 से 1700। इसमें और बहुत सारे एग्जांपल्स हम जस्ट एक वन वन लिखवा रहे हैं। इसमें और इसमें मीडियम हीट ड्यूटी जो 1630 से 1730 के बीच में कौन सी रिफैक्ट्री है जो आती है, तो ये हमारी आती है फायर क्ले ब्रिक। इसमें कौन सा आएगी? फायर क्ले ब्रिक। अब इसमें देखते हैं हाई ड्यूटी जो 1670 से 1730 के बीच को टेम्परेचर को ये वर्किंग टेम्परेचर है जो सहन कर सकती है, उसमें कौन सी रिफैक्ट्री आएगी आपकी? क्रोमाइट ब्रिक आएगी। कौन सी आएगी? क्रोमाइट ब्रिक। ठीक है। तीसरा है आपका जो चौथा है जो सुपर हीट ड्यूटी है जो इससे भी ज्यादा 1730 के ऊपर जितने भी रिफैक्ट्री आती है सहन कर लेती हैं वो सुपर हीट ड्यूटी रिफैक्ट्री में आती है। इसमें हमारा आता है मैग्नेसाइट ब्रिक। कौन आएगा? मैग्नेसाइट ब्रिक। तो ये हमारी टेम्परेचर के आधार पर इसको डिवाइड कर दिया गया है। लो हीट ड्यूटी का ये टेम्परेचर सहन करने की क्षमता है, इसका एग्जांपल ये है। ठीक है। मीडियम हीट ड्यूटी रिफैक्ट्री इसका मेल्ट जो टेम्परेचर सहन करने की क्षमता 1630 से 1630 से 1670 के बीच है। ये फायर के लिए इसके इस ग्रुप में आता है। तो ये हमारा हो गया बेस्ड ऑन रिफैक्टिवनेस के आधार पर। तो हमने कोशिश तो की है आपको समझाने की। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज आइए, आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।